तो अदर रिएक्शंस में क्या आ जाता है, पेशेंट्स विथ एंटीबॉडीज अगेंस्ट IgA मॉलिक्यूल समटाइम्स डेवलप एनाफाइलेक्टॉइड शॉक ऑन ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम अदर ह्यूमन सब्जेक्ट्स। ठीक है, IgA के अगेंस्ट जो उनकी एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई हैं तो उनमें एनाफाइलेक्टॉइड शॉक हो जाएगा जब उनको किसी और से सब्जेक्ट से जो है ना ट्रांसफ्यूज़ करवाएं हम ब्लड। तीसरा, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं जैसे अर्टिकेरिया हो सकता है। और नंबर 4, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ मेडिएटेड बाय डोनर टी लिम्फोसाइट्स में अकर, इसको कहते हैं ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़। उसके बाद आ जाती हैं नॉन इम्यून ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। अब ये जो कैटेगरी है उसमें फॉलोइंग एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं। पहला है सर्कुलेटरी ओवरलोड। अब सर्कुलेटरी ओवरलोड जो है ना वो रिज़ल्ट करता है पल्मोनरी कंजेशन में, और अक्यूट हार्ट फेलियर जो है ना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो कि डेथ करवा सकती है किसी ट्रांसफ्यूजन के बाद। तो जो रिस्क है ना सर्कुलेटरी ओवरलोड का वो पार्टिकुलरली हाई होता है उन पेशेंट्स में जिनमें क्रोनिक अनीमिया होती है, इसके अलावा इन्फेंट्स में भी और एल्डरली में भी। तो ऑनसेट इसका इमीडिएट होता है सर्कुलेटरी ओवरलोड का, और ये फिर डिलेड भी हो सकता है 24 घंटों तक। दूसरा है मैसिव ट्रांसफ्यूजन। जब वॉल्यूम स्टोर्ड ब्लड का जब वॉल्यूम जो है ना जो ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है किसी ब्लीडिंग पेशेंट को, तो जब वो वॉल्यूम एक्सीड कर जाएगा अपने नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम से, तो उसमें क्या होगा कि डाइल्यूशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगी और डाइल्यूशन हो जाएगी कोएगुलेशन फैक्टर्स की। ठीक है, तो मैसिव ट्रांसफ्यूजन में ऐसा होता है। तीसरा साइड इफेक्ट है ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। देखिए बहुत सी डिजीज़ेज़ भी ट्रांसमिट होती हैं ट्रांसफ्यूजन से, जब हम इन्फेक्टेड ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करें तो उनमें कौन सी आती हैं, तो हेपेटाइटिस बी और सी, साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन है, साइफिलिस हो जाता है, मलेरिया, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ब्रूसिलोसिस, एड्स, HIV यानी इन्फेक्शन। ठीक है, तो इंसिडेंस जो है ना वो बढ़ रहा है पेशेंट्स में जो मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन ले रहे होते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया के पेशेंट्स हो गए, थैलेसीमिया मेजर के, अक्यूट ल्यूकीमिया के, अक्यूट सीवियर हेमरेज वाले पेशेंट्स। तो इसीलिए ये जो है ना और मैंडेटरी है कि हमने ह्यूमन ट्रांसफ्यूजन से पहले जो है हर यूनिट ऑफ ब्लड को स्क्रीन करना होता है, सीरोलॉजिक टेस्टिंग करनी होती है, HIV की, हेपेटाइटिस B वायरस की, HCV की, साइफिलिस की और मलेरियल पैरासाइट की प्रेजेंस की स्क्रीनिंग करनी ज़रूरी है। चौथा जो है वो नॉन इम्यून ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कौन सा हो सकता है, एयर एम्बोलिज्म। अब ये अनलाइकली है टू अकर अगर जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है ना वो हमने प्लास्टिक बैग्स की मदद से की हो विथ नेगेटिव प्रेशर। ठीक है, नेगेटिव प्रेशर से अगर हम करें जैसा कि यूजुअल प्रैक्टिस है आजकल, तो डेबिलिटेटेड जो पर्सन होता है वो डेवलप कर सकता है सिम्टोमेटिक एयर एम्बोलिज्म, इवन अगर स्मॉल वॉल्यूम यानी तकरीबन 10 से 40 ml भी जो है वो अगर वो सर्कुलेशन में चला जाता है। ठीक है, इतना स्मॉल वॉल्यूम भी अगर, तो जबकि हेल्दी इंडिविजुअल जो होता है ना वो कम रिस्क पे होता है, लेकिन डेबिलिटेटेड पेशेंट्स होते हैं उनमें अगर जो स्मॉल वॉल्यूम भी जाएगा तो वो एयर एम्बोलिज्म करवा सकता है। तो नेगेटिव प्रेशर हमने यूज़ करना होता है प्लास्टिक बैग में ताकि ये ना हो। फिर है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। अब थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की कॉम्प्लिकेशन जो है ये ज़्यादा कॉमनली एसोसिएटेड है वेनिस सेक्शन फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ। वेनिस सेक्शन यानी जो वेन्यू पंक्चर हम करते हैं तो उसके साथ ज़्यादा एसोसिएटेड है। तो स्पेशली अगर हम जो है ना ये सेफनस वेन जो है एंकल की वहाँ पे करें रादर देन द वेन्स ऑफ द आर्म, अगर सेफनस में की तो वहाँ पे ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेशन वहाँ पे होती है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो इसका जो रिस्क है ना डेवलपमेंट का ये फर्दर इन्हेंस हो जाता है अगर ट्रांसफ्यूजन जो है वो हम लॉन्गर देन 12 आवर एक ही जगह पे सिंगल साइड पे कर रहे हो, तो फिर वहाँ पे ये चांसेस होते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के। लास्ट है ट्रांसफ्यूजन हीमोसिड्रोसिस। देखिए ट्रांसफ्यूजन के बाद पोस्ट ट्रांसफ्यूजन जो आयरन ओवरलोड होता है क्या होता है, उसकी जो डिपोजिशन है आयरन की जो डिपोजिशन है टिश्यूज़ के अंदर, बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर, तो वो होती है रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन्स के बाद। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी ब्लड लॉस। ठीक है, ब्लड लॉस भी नहीं हो रहा और बार बार ट्रांसफ्यूजन भी हो रही है तो उनमें ऐसा होता है, टिश्यूज़ में डिपॉजिट हो जाता है आयरन। एग्जांपल जैसे थैलेसीमिया मेजर में, और उनमें तो लेकिन नहीं हो रहा होता ना ब्लड लॉस, और सिवियर क्रॉनिक रिफ्रैक्टरी एनीमियाज में। तो बॉडी जो है उसमें कोई भी एक और मीन्स नहीं होता कि वो गेटिंग रिड ऑफ एक्स्ट्रा आयरन, एक्सेप्ट कि आयरन की एक्सक्रीशन का जो रेट है वो हमारा पता है हमें 1 मिलीग्राम पर डे होता है। अ यूनिट ऑफ होल ब्लड यानी 400 ml में 250 मिलीग्राम आयरन होता है, और आफ्टर अप्रोक्सीमेटली जब 100 यूनिट्स लगते हैं तो जो लिवर है, मायोकार्डियम है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये सारे डैमेज हो जाते हैं।
ठीक है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स पे। ब्लड फ्रॉम डोनर जो है वो कलेक्ट होता है एज अ होल ब्लड इन अ सूटेबल एंटीकोगुलेंट, ठीक है। वो होल ब्लड होता है और उसको किसी एंटीकोगुलेंट में सूटेबली किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। नाउ डेज ये कॉमन प्रैक्टिस है कि डिवाइड किया जाए होल ब्लड को कंपोनेंट्स के अंदर। वो कौन से कंपोनेंट्स हैं? उनमें पैक्ड आरबीसी होते हैं, प्लेटिलेट्स, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा यानी एफएफपी और क्रायो प्रेसिपिटेट। तो जो प्रोसीजर है ना वो कंसिस्ट करता है इनिशियल सेंट्रीफ्यूगेशन की जाती है लो स्पीड पे ताकि सेपरेट किया जाए होल ब्लड को दो हिस्सों में। एक है पैक्ड आरबीसी और प्लेटिलेट रिच प्लाज्मा पीआरपी, ठीक है। ये दो पार्ट्स बन जाते हैं। अब सब्सिक्वेंटली जो पीआरपी है ना ये इसको सेंट्रीफ्यूज अब हाई स्पीड पे किया जाएगा ताकि दो पार्ट्स और उसमें से निकलें। कौन से? रैंडम डोनर प्लेटिलेट्स एंड एफएफपी क्या था? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। तो ये दो चीज़ें और पीआरपी से निकलेंगी, ठीक है। क्रायो प्रेसिपिटेट्स जो होते हैं ना वो हमें मिलते हैं बाय थॉइंग ऑफ एफएफपी, यानी जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है उसको थॉ करने से हमें मिलेगा और उसके बाद जब हम उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो हमें क्रायो प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे। एफेरेसिस क्या है? ये एक टेक्निक होती है कि हम डायरेक्ट कलेक्शन हासिल करें लार्ज एक्सेस प्लेटिलेट्स की फ्रॉम अ सिंगल डोनर, तो उसको हम एफेरेसिस कहते हैं। एप्लीकेशन अब इन ब्लड कंपोनेंट्स की क्लिनिकल यूज़ में कैसी हैं? अब देखिए पैक्ड जो आरबीसी होते हैं ना ये हम यूज़ करते हैं ताकि ऑक्सीजन कैरिंग जो कैपेसिटी होती है हमारे ब्लड की उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। और ये नॉर्मो वॉल्यूमिक जो पेशेंट्स होते हैं ना अनीमिया के, जिनका वॉल्यूम नॉर्मल होता है, उनमें ये दिया जाता है विदाउट एनी कार्डियक डिजीज़ वाले पेशेंट्स में। एक यूनिट जो पैक्ड आरबीसीज का है ना वो हीमोग्लोबिन को 1 ग्राम पर डेसीलीटर तक यानी बढ़ाता है, रेज करता है। अब प्लेटिलेट्स कहाँ यूज़ होते हैं? ट्रांसफ्यूजन प्लेटिलेट्स की हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वाले जाहिर सी बात पेशेंट्स में करेंगे जिनको हेमरेज हो। ऑप्टिमली जो प्लेटिलेट की ट्रांसफ्यूजन है ना वो हम देते हैं पेशेंट्स को विथ प्लेटिलेट काउंट जिनके 10,000 पर माइक्रोलीटर से कम होते हैं ना प्लेटिलेट्स, उनको हम देते हैं। तो हर जो यूनिट है प्लेटिलेट का वो कितना बढ़ाएगा प्लेटिलेट काउंट को? 5,000 से 10,000 पर माइक्रोलीटर बढ़ेंगे जब हम उनको ट्रांसफ्यूज़ करेंगे। फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा एफएफपी का क्या यूज़ है कि इसमें ना प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं असल में, ठीक है। और इसमें ना कोएगुलेशन फैक्टर्स भी होते हैं। तो कौन से है? एल्बुमिन आता है इसमें, प्रोटीन सी भी इसमें मौजूद होता है, प्रोटीन एस और एंटीथ्रोम्बिन भी फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। तो एफएफपी की ट्रांसफ्यूजन हम इंडिकेट किस में करते हैं? उन पेशेंट में जिनमें कोएगुलेशन के फेलियर हो और टीटीपी हो, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा, ठीक है, उनमें। तो हर जो यूनिट है एफएफपी का वो कितना बढ़ाएगा कोएगुलेशन फैक्टर्स को? अबाउट 2%, ये याद रखने हैं आपने, सही है। क्रायोप्रेसिपिटेट का ऐसा यूज़ है कि क्रायोप्रेसिपिटेट जो है वो इनसॉल्युबल जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, फिब्रिनोजिन हो गया, फैक्टर 8 एंड वॉन विलीब्रेंड फैक्टर, इनका ये सोर्स होता है। तो इसकी इंडिकेशन हम ट्रांसफ्यूजन के लिए जो है वो कब करते हैं? उन पेशेंट्स में जिनको फिब्रिनोजिन चाहिए होता है, फैक्टर 8 चाहिए होता है या वॉन विलीब्रेंड फैक्टर। अब सिंगल यूनिट क्रायोप्रेसिपिटेट का तकरीबन 80 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ फैक्टर 8 देगा हमें, ठीक है। ये याद रखनी है वैल्यूज़। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न पे। हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न यानी HDN जो है वो रिजल्ट करती है जब IgG एंटीबॉडीज़ जो होती है ना वो पास करती हैं मैटरनल सर्कुलेशन में से प्लेसेंटा के थ्रू चली जाती है फीटल की रेड सेल सर्कुलेशन में, ठीक है, वहाँ चली जाएंगी। अब बिसाइड्स प्रेगनेंसी सेंसिटाइजेशन मदर की जो हुई है, मदर की सेंसिटाइजेशन प्रीवियस अबॉर्शन से और प्रीवियस जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुए उनसे हो जाती है, सेंसिटाइजेशन हो जाती है मदर की, ठीक है। हेमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न जो है ना वो हो सकती है जब इनकम्पैटिबिलिटी हो ABO की या रेसिस ब्लड ग्रुप सिस्टम की। ABO इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन हेमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न जो है वो इस तरह के केसेस में यूजुअली माइल्ड होती है। लेकिन जो रेसिस D वाली इनकम्पैटिबिलिटी है उसमें बहुत ही सिवियर फॉर्म ऑफ हेमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न होगी। अब इसकी पैथोजेनेसिस किस तरह है कि दो मेन फैक्टर्स हेमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न के जो है वो डिफरेंट है, जो दो मेन फॉर्म्स हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। इसकी पहले है हेमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न ड्यू टू रेसिस इनकम्पैटिबिलिटी, जो मैंने कहा सिवियर होती है। उसमें क्या होता है कि रेसिस जो इनकम्पैटिबिलिटी है जब रेसिस नेगेटिव मदर है, ये इसी तरह याद रखना है, इस तरह याद रखें, मदर्स आर नेगेटिव ऑलवेज, ठीक है।
तो रेसिस नेगेटिव मदर होगी, वो सेंसिटाइज हो जाएगी रेसिस पॉजिटिव ब्लड से, ठीक है। तो यानी जो रेसिस नेगेटिव मदर है, जब वो सेंसिटाइज हो जाती है ना रेसिस पॉजिटिव ब्लड से, तो ये होती है डिजीज़, RH इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि मोस्ट ऑफन फ्रॉम अ रेसिस पॉजिटिव फीटस बाय पैसेज ऑफ रेसिस पॉजिटिव रेड सेल्स जो है वो पास करेंगे उसके अक्रॉस द प्लेसेंटा इनटू द सर्कुलेशन ऑफ द रेसिस नेगेटिव मदर में, उसके पॉजिटिव फीटस के जो रेड सेल्स है ना वो नेगेटिव मदर में चले जाएंगे। अब नॉर्मली जो है प्रेगनेंसी के दौरान जो है बहुत ही थोड़े फीटल रेड सेल क्रॉस करते हैं प्लेसेंटा को, लेकिन जब पार्चुरेशन के दौरान हेमरेज होती है तो बहुत सिग्निफिकेंट सेंसिटाइजेशन हो जाती है मदर की। अब सेंसिटाइजेशन जो है ना वो मोर लाइकली है कि अगर मदर और फीटस ABO कंपेटिबल हैं रादर देन ABO इनकम्पेटिबल, ठीक है। तो अगर वो कंपेटिबल हैं ABO कंपेटिबल तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सेंसिटाइज हो जाए। तो अप्रोक्सीमेटली 95% जो है रीसस हेमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ द न्यू बॉर्न वो होती हैं ड्यू टू एंटी डी की वजह से, लेकिन कुछ केसेस जो है ना वो कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी-डी विथ अदर इम्यून एंटीबॉडीज़ ऑफ द रीसस सिस्टम सच एज एंटी-C एंटी-E इनकी वजह से भी थोड़ी बहुत होता है, और रेयरली एंटी-स्मॉल-c अलोन इनसे भी होता है रेयरली। तो ये हमने मस्ट एम्फेसाइज करना है यहाँ पे कि जो रिस्क है ना सेंसिटाइजेशन का रीसस नेगेटिव वुमेन मैरिड टू रीसस पॉजिटिव मैन, तो उसकी जो सेंसिटाइजेशन का रिस्क होता है वो स्मॉल होता है पहली प्रेगनेंसी में, ये हमेशा याद रखिएगा। लेकिन ये बढ़ता जाएगा जैसे सक्सेसिव प्रेगनेंसीज होंगी। अगर प्रोफाइलेक्टिक एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो नहीं दी जाती विद इन 72 आवर्स आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी, यानी जो उसका जो पहला बेबी बॉर्न होगा तो उसके 72 आवर्स के बाद हमने एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन लाजमी देनी है, क्योंकि फीटस जो है वो पहला वाला पॉजिटिव है, उसके रेड सेल्स चले गए मदर की सर्कुलेशन में, तो अब हमने उन पॉजिटिव वालों के अगेंस्ट जो है एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन्स देनी है जो उसको जाके फिर डिस्ट्रॉय करे। तो पहली में इतना रिस्क नहीं होता, उसके बाद सक्सेसिव प्रेगनेंसीज में रिस्क होता है ज़्यादा, इसलिए ये प्रोफाइलेक्टिकली देना होता है, ठीक है। अगर जो बोथ पेरेंट्स हैं वो रेसिस पॉजिटिव है, ठीक है, मदर भी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव यानी होमोजाइगस हैं, तो सारे जो न्यूबॉर्न्स होंगे वो रेसिस डी पॉजिटिव ही होंगे। जबकि अगर फादर जो है वो रेसिस पॉजिटिव है यानी हेट्रोजाइगस हैं, तो उसमें जो है वो 50% चांस होता है ऑफ प्रोड्यूसिंग अ रेसिस डी नेगेटिव चाइल्ड, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न ड्यू टू ABO इनकम्पैटिबिलिटी। अब 20% जो प्रेगनेंसीज हैं विथ ABO इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन द मदर एंड फीटस डेवलप द हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, ठीक है, 20% सिर्फ। अब नेचुरली अकरिंग जो एंटी-A और एंटी-B एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि यूजुअली हमें पता है IgM क्लास की होती है, तो वो हमें पता है कि वो क्रॉस नहीं करती प्लेसेंटा को, जबकि इम्यून एंटी-A एंटी-B एंटीबॉडीज़ जो कि IgG क्लास की होती हैं वो कर सकती हैं प्लेसेंटा को क्रॉस और फीटल की सर्कुलेशन में चली जाएंगी और जाके फीटल रेड सेल्स को डैमेज करेंगी। ABO हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न जो है वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली उन इन्फेंट्स में होती है जो कि O ब्लड ग्रुप वाली जो मदर्स होती हैं ना उनके जो बच्चे पैदा होते हैं जो क्या पोजेस कर रही होती हैं, O ब्लड ग्रुप है तो उनमें एंटी-A या एंटी-B IgG एंटीबॉडीज़ होंगी। अब ABO HDN जो डिज़ीज़ है ये डिफ़र करती है रेसेस वाली HDN डिज़ीज़ से कि इस तरह की जो पहली प्रेगनेंसी होगी सिर्फ उसमें ही ABO वाली डिज़ीज़ होती है, ठीक है। दूसरा ये है कि कूम्स यानी एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट जो होता है वो ABO वाली हेमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न में जनरली नेगेटिव आता है। और तीसरा ये डिफरेंस है कि ये लेस सिवियर कंडीशन है देन द रेसेस वाली से, ठीक है। तो ये 3 फ़र्क है। अब क्लिनिकल फीचर्स पे आते हैं। हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न जो है जो रीसस इनकम्पैटिबिलिटी से हो रहा है वो सीवियरेस्ट फॉर्म है हमें पता है, और इसमें इंट्रा यूट्राइन डेथ हो जाती है और हाइड्रॉप्स फिटेलिस हो जाता है। तो मॉडरेट डिजीज़ जो है वो प्रोड्यूस करेगी, बेबी बॉर्न होगा सीवियर एनीमिया के साथ, उसको जॉन्डिस होगी। क्यों होगी? अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया की वजह से। जब अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? डिपोजिशन हो जाएगी इन बाइल पिगमेंट्स की बेजल गैंग्लिया ऑफ द CNS में, जिसको हमें पता है हम कर्निक टेरस कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि परमानेंट ब्रेन डैमेज हो जाता है फीटस का।
माइल्ड डिजीज़ की अब अगर बात करें तो उसमें क्या होगा कि उसमें बस सीवियर एनीमिया होगी और जॉन्डिस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो ये 3 सीवियर, मॉडरेट, माइल्ड केसेस हमने देखे। लैब फाइंडिंग्स में हमें हेमाटोलॉजिकल फाइंडिंग्स कोड ब्लड में और मदर्स ब्लड में कौन सी होंगी? जो कोड का ब्लड होगा उसमें वेरिएबल डिग्री ऑफ अनीमिया होगी, रेटिकुलोसाइटोसिस होगी, बिलिरुबिन एलिवेटेड बढ़ा हुआ होगा सीरम का, और पॉजिटिव डायरेक्ट कूम्स टेस्ट होगा अगर कोड ब्लड रेसस डी पॉजिटिव है। ठीक है, रेसस डी पॉजिटिव होगा ना अगर उसमें ब्लड, तो पॉजिटिव डायरेक्ट कूम टेस्ट मिलेगा। मदर का जो ब्लड है वो रेसस डी नेगेटिव है और उसमें हाई प्लाज्मा टाइटर ऑफ एंटी डी मिलेंगे हमें। ठीक है, नेक्स्ट है कोर्स एंड प्रोग्नोसिस। हेमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न जो है ना वो रेंज कर सकता है डेथ से लेके मिनिमल हीमोलाइसिस हो, वहाँ से लेके मेंटल रिटार्डेशन हो। तो प्रैक्टिस जो है एडमिनिस्ट्रेशन की एंटी रेसिस इम्यूनोग्लोबुलिन हमें देनी होती है मदर को बिफोर या फिर आफ्टर डिलीवरी। अगर हम दें तो इसने ना हेमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न का रिस्क जो है वो कम कर दिया है, एज़ वेल एज़ ये मदर को भी प्रोटेक्ट कर रही होती है बिफोर कि बेबी के आरबीसी जो हैं वो सेंसिटाइज़ करें मदर के ब्लड को, उससे भी ये इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, मदर को एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन बेबी की जाती है ताकि रिमूव की जाए एंटीबॉडीज़। ठीक है, बच्चे की जो है वो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की जाती है ताकि उसकी एंटीबॉडीज़ को रिमूव किया जाए, उसके रेड सेल्स जो ससेप्टेबल है हीमोलाइसिस उनको रिमूव किया जाए, और आल्सो उसके बिलीरुबिन लेवल को कम किया जाए। इसलिए हम क्या करते हैं? एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। दैट्स इट, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो से अब हम नेक्स्ट चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे जो कि है डिसऑर्डर्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड लिम्फो रेटिकुलर टिश्यू।